नॉन टेक्निकल बंदा है वो नुकसान में, अगर उस बंदे की एनाटॉमी नहीं है, अगर उस बंदे के पास एक नॉलेज नहीं है, निकालना आता है, ही इज नॉट ए गुड सर्जन। वो बंदा जिसने कभी भी पूरे ग्रेजुएशन लाइफ में सिर्फ एक दफा इंजेक्शन लगाया सिर्फ, तो मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे यही फील्ड चुनना है और यही काम करना है। 70% ऑनर्स को लग रहा होता है कि उनके जो किड्स हैं उनके दिमाग को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू किमीपीडिया। वेटनरी प्रोफेशन जो है एक डाइवर्स प्रोफेशन है, जिसमें हमारे पास रिसर्च आती है, हमारे पास बिजनेस आते हैं और हमारे पास सर्जरी आती है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें से सर्जरी एक मेन कंपोनेंट है। जब स्टूडेंट्स वेटनरी साइंसेस में आते हैं तो सबका इंटरेस्ट होता है कि हम सर्जरी में जाएंगे, सर्जरी सीखेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे सर्जन बनते हैं। क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके वो अच्छे सर्जन बन सकते हैं। आज का ये पॉडकास्ट हमारे साथ हैं हमारे पास सर अब्दुल सलाम, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे इन पूरी चीज़ों के बारे में, वेटनरी सर्जरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू आपका कि आपने जो है हमसे टाइम लिया और हमें मौका दिया बात करने का। तो इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें याद किया, इस लाइक समझा आपने। थैंक यू सो मच। यस सर, वैसे तो पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्पेशली सर्जरी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि वेटनरी जो है वो एक डाइवर्स प्रोफेशन है, जैसे सर्जरी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो स्टार्ट करेंगे सर। जैसे जब कोई स्टूडेंट आता है वेटनरी में तो उसका मेन इंटरेस्ट तो बहुत सारे स्टूडेंट का सर्जरी में होता है, क्योंकि डॉक्टर वर्ड जब आता है तो अगर उसको इंजेक्शन लगाना नहीं आए, सर्जरी नहीं आए, तो फिर उसको डॉक्टर नहीं बोलते। जब आप सर्जरी में आए वेटनरी में तो क्या रीज़न था, क्यों वेटनरी में आए? और जब हम क्लासेस आपके लेते हैं, क्योंकि आप हमारे टीचर भी हैं, तो आप अपनी स्टोरीज बताते रहते हैं कि मैं शुरू में ऐसे था, फिर सर्जरी में इंटरेस्ट आया। तो ओवरऑल आपकी सर्जरी में जर्नी क्या थी, किस रीज़न की वजह से आए, आज हमारे ऑडियंस को बताएं। बड़ी मेहरबानी आपकी। हकीकत में ऐसा है कि सर्जन इंसान कोई एक रात में नहीं बनता, और या ना अक्सर स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि हम अगर स्टिच वगैरह लगा लेते हैं या हल्की फुल्की अगर थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं कि हम सर्जन हैं। तो मैं हमेशा, मेरी एक चीज़ में बिलीव है और मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि सर्जरी करना आसान है, मगर सर्जिकल केसेस को डायग्नोज करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप सर्जिकल केसेस को डायग्नोज कर पाते हो और उसके बाद आप सर्जरी करते हो तो बहुत ही आसान है। और आपने सवाल पूछा कि आपका शौक़ कैसे हुआ और इस तरफ आने का, तो ये बहुत ही सिंपल था। मैं कहता हूँ कि भाई एक वेटनेरियन है, अगर वो खुद मुख्तियार नहीं है, खुद मुख्तियार का मतलब ये है कि अगर आपने डिग्री करके और किसी के पास जाके जॉब ही मांगना है, ठीक है, किसी कंपनी की तरफ से जाके जॉब मांगना है या किसी को मिन्नतें करनी है कि भाई मुझे जॉब दो और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो इससे अच्छा था वो डिग्री ना करता तो बेहतर था। ठीक है, आप एक हद तक कह सकते हो हमारे पास काफ़ी और फील्ड में जहाँ पे लोग काफ़ी आगे हैं, मगर कंपेयर करें अगर आप दूसरों को एक क्लिनिकल बंदे के साथ और कंपेयर करें आप सर्जरी के साथ, तो सर्जरी बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और सर्जरी में एक स्टूडेंट के पास या एक जो नया कोई भी जो सर्जरी करना चाहता है, सीखना चाहता है, सर्जन बनना चाहता है, उसके पास ठीक ठाक मौके हैं और वो अपनी वो अलग से भी पहचान बना सकता है और अलग से भी वो ग्रो कर सकता है आराम से। हाँ, तो उस टाइम जिस टाइम आप वेटनरी में आए थे तो उस टाइम क्या आपके जहन में था कि सर्जन बनेंगे, या उस टाइम कुछ भी नहीं पता था? नहीं, उस टाइम पे मेरा कोई भी इरादा नहीं था सर्जन बनने का। इनफैक्ट मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं जो है उसको फील्ड को कंटिन्यू करूँ, वेटनरी फील्ड को भी कंटिन्यू करूँ। हाँ, कोई भी इरादा नहीं था मेरा। हाँ, जब मैंने इंटर्नशिप किया तो इंटर्नशिप में हमारे एक सीनियर डॉक्टर थे, वो सबसे पूछ रहे थे, मुझसे भी उसने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो मैंने उसको कहा कि सर मेरा कोई भी इरादा नहीं है इस फील्ड को आगे लेके। मगर उसने मुझे जिस तरह से मोटिवेट किया, जिस तरह से उसने मुझे बताया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ। वो बंदा जिसने कभी भी पूरे ग्रेजुएशन लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा इंजेक्शन लगाया, सिर्फ एक दफ़ा मैंने इंजेक्शन लगाया था, और उसके बाद दिल में एक चीज़ मुझे लगी कि मुझे सर्जन बनना चाहिए और मैं भी सर्जन बनूंगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट सर्जरी मतलब शुरू हो गया अभी सर्जरी करना। मैंने पढ़ा, शुरू में मेरा जो कोर्स वर्क था, शुरू के मेरे एमफिल जब मैंने सिलेक्ट किया एज अ सर्जन, तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल तक कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं की। मैं हर चीज़ को पढ़ता था, कोई एक चीज़, एक केस नोट करता था, साथ में कोर्स वर्क, हर एक चीज़ को, जो जो चीज़ें मैं अपने आँखों से देखता था वो चीज़ मैं नोट करता था, उसको पढ़ता था। और जब एक दफ़ा मैं डायग्नोज करना सीख गया और एक दफ़ा एक कॉन्फिडेंट आ गया और जब मैं अपने आप को बेहतर कुछ फील करने लगा, तो मैंने सर्जरीज करना परफॉर्म की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा,
सर जैसे आपने थोड़ा सा देर से स्टार्ट किया, तो आप हमारी क्लास में एक चीज़ बताते हैं कि कभी भी कोई चीज़ देर नहीं होती, आपको स्टार्ट करना चाहिए। आप अपना एग्जाम्पल बताते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट जो आपको देखेंगे डेफिनेटली, कुछ ऐसे होंगे जो अभी एमफिल में होंगे, कुछ एमफिल कर चुके हैं बट अच्छे सर्जन नहीं बने, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपके स्टूडेंट हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी वेटनरी फील्ड में आने जाते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग एज के। अब सबके एक ही क्वेश्चन है कि हम एक अच्छा सर्जन कैसे बन सकते हैं। आखिर जाहिर सी बात है, अब आप सर्जन बन तो गए, आप खुद भी अभी लर्निंग फेज में होंगे, बस जितना भी आदमी की एज हो जाए लर्निंग फेज में होता है। बट अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आपने कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व की है जो एक नॉर्मल सर्जन को और एक अच्छा सर्जन है उसको मुख्तलिफ बनाती हैं? और इसको सिंपली करके अगर मैं आपसे पूछूं तो एक अच्छे सर्जन बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए? देखिए ना, सर्जन की क्वालिटीज़ देखें, सबसे पहला वो लाइन हार्टेड होना चाहिए, जजमेंटल होना चाहिए। देखो ना, जजमेंटल ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वेटनरी फील्ड कर रही है, ठीक है। ये जजमेंटल इंसान तभी बनता है जब उसकी डायग्नोसिस अच्छी होगी, जब उसने काफ़ी केसेस देखे होंगे। आपने कहा कि अभी जो वेटनरी फील्ड में आना चाहते हैं, या काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी 3rd ईयर में, 2nd ईयर में हैं, वो अगर सर्जरी करना चाहें या सर्जरी सीखना चाहें, तो मैं उनको यही कहूँगा कि बेटा आप सबसे पहले अपना कोर्स वर्क सही से पढ़ लो। जब आपकी एक थ्योरी अच्छी होती है, हमारे पास अक्सर एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसका हाथ बहुत अच्छा है, ये सर्जरी बड़ी अच्छी कर लेता है। मैं कहता हूँ कि अगर उस बंदे की एनाटॉमी नहीं है, अगर उस बंदे के पास एक नॉलेज नहीं है उसकी डिजीज के बारे में, अगर उसको सिर्फ काटना और निकालना आता है, ही इज नॉट अ गुड सर्जन। मतलब उसको ओवरऑल जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली, हर चीज आनी चाहिए उसको, हर चीज। पहली तो वो चीजें नेसेसिटी है। yes, अगर वो चीजें अपनी अच्छी कर पाएगा, उसके बाद ही वो सर्जरी कर लेगा। देखो, सर्जरी करना एक आम बंदे को भी आप 10 दफा सी सेक्शन दिखा दें, एक गोट का सी सेक्शन दिखाएं 10 दफा, तो वो 11 दफा वो खुद कर लेगा। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अच्छा सर्जन है या उसका अच्छा साइंटिफिक नॉलेज। एग्जैक्टली, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है उसके पास। अगर उसके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, वो आज नहीं गलती कर रहा तो कभी ना कभी गलती कर ही लेगा वो डायग्नोसिस में, या किसी ने कोई ना गलती कर लेगा। अच्छा सर, ये तो कुछ चीज़ें होंगी, और उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए एक अच्छा सर्जन बनने के लिए, क्वालिटीज जो दूसरे से अलग करती हैं मुख्तलिफ? वेरी सिंपल है, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। अच्छा। हाँ, इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि आप कहें कि एक बंदा वो बड़ी अच्छी सूचरिंग करता हो या इस तरह से। अगर उसकी डायग्नोसिस अच्छी है, वो अच्छा इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड अच्छा कर लेता है, एक्सरे अच्छा कर लेता है, अगर उसको ये पता चल गया कि भाई ये एक डॉग उसके पास आया है, वो वोमिट कर रहा है, अभी ये वोमिट क्यों कर रहा है, ये मेडिकल केस है, ये सर्जरी केस है, अगर उसको डायग्नोस कर पाता है कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट की जैसे है या कोई जीडी की वजह से है डॉग में जो वोमिट हो रही है, अगर वो उस चीज को डायग्नोस कर लेता है, तो उसके बाद वो सर्जरी करेगा, सक्सेसफुल ही जाएगा, अनसक्सेसफुल नहीं जाएगा। यहाँ तक कि उसने देखा कि वोमिट है, उसने अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि भाई इसके अंदर फॉरेन ही है, इसने एंटीबायोटिक पे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके अंदर ये चीज है। वो ये अपना जो बनाते हैं वो कभी भी अच्छे सर्जन नहीं बन सकते। इवन आप अगर बाहर का भी अगर आप देख लोगे तो वहां पे भी जब आपकी टेस्ट लेते हैं तो वो चीजें पहली चीजें तो वो देखते हैं ना, आपकी थ्योरी कैसी है, आपकी एनाटॉमी कैसी है, बेसिक्स आपके कैसे हैं, उसके बाद आपको मौका देंगे सेकंड स्टेप में, तो ही आप जाके सर्जरी कर सकते हो। तीनों चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तीनों चीजों पे लाजमी है, तीनों चीजों पे लाजमी है। बाकी जो भी सर्जन होगा, वो बुरा सर्जन हो या अच्छा सर्जन हो, वो टाकी लगा सकता है, वो स्केलपेल उठा सकता है, वो काट भी सकता है और वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा सर्जन जो होता है ना, अगर आप उसको डिफाइन करें तो अच्छा सर्जन जो है वो डायग्नोस अच्छी कर लेता है, वो डिसीजन मेकिंग जो उसके पास है ना वो अच्छी लेता है कि भाई मुझे ये केस मेरे पास आया है तो इसमें कौन से रीज़न है और मुझे इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ये सर्जरी करनी चाहिए। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी क्वालिटीज़ की बात की, मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा जो एक अच्छे सर्जन को आम सर्जन से डिफरेंट करती है या जो जल्दी सीख जाता है, उसमें होता है गाइडेंस। जिसको अच्छी गाइडेंस होती है तो वो जल्दी सीख जाता है। तो जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं फर्स्ट ईयर में वेटनरी साइंसेज में, या पहले एमबीबीएस की बात कर लेंगे, सर्जरी तो सर्जरी है, बिल्कुल, तो उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। या तो उसमें दो किस्म के बच्चे होते हैं, या तो कहते हैं कि फिलहाल नींद करते हैं, जब आएगी तो तब देखेंगे, यहाँ तो फिर वो दिखे खाते रहते हैं, किसी क्लिनिक में गए ऐसे, जैसे आपने बात की ना, वो स्विचरिंग आ गई तो वो समझते हैं, थोड़ा बहुत उनको लगता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। अब अगर कोई बच्चा अच्छा सर्जन बनना चाहता है, उसके लिए पूरा कंप्लीट रोड मैप क्या होगा, कौन कौन से स्टेप्स हो गए, कहाँ से स्टार्ट करें, उसके लिए बताएं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी ये सवाल पूछने के लिए, और ये मैं भी चाहता था कि आप ये सवाल मुझसे पूछें।
जी सर। अक्सर मैं नोट करता हूँ, मैं ऑब्जर्व, आपने कहा गाइडेंस और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लड़के आपने कहा क्लिनिक में जाते हैं या इस तरह सीखने की कोशिश करते हैं। यकीन माने मुझे काफ़ी दुख होता है कि जब मैं किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे को या सेकंड ईयर के बच्चे को देखता हूँ, उसने अपनी एनाटॉमी छोड़ी होती है, फिजियोलॉजी पे इतना गौर नहीं कर रहा होता, वो इंजेक्शन लगाना सीख रहा होता है काफ़ी जगहों पे। तो ये कभी भी सही प्रैक्टिस नहीं है, कभी भी मैं इस चीज़ को कभी भी सही नहीं मानूंगा। मैं यही कहूँगा कि एक बच्चा है, पहले वो फोर्थ ईयर तक अपना या फाइनल ईयर तक पहले अच्छा थ्योरी पढ़ ले, अच्छी एनाटॉमी पढ़ ले, अच्छी फिजियोलॉजी पढ़ ले, पैथोलॉजी पढ़ ले। वो जब ये सारी चीज़ें कवर करेगा तो उसका आइडिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। जब तक वो आइडिया डेवलप नहीं होगा, किसी की भी गाइडेंस उसको कोई भी काम नहीं आएगी। अगर वो कहेगा कि भाई मैंने 5 साल किसी क्लिनिक पे काम किया है, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, तो मैं अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ और मैं जल्दी सीख गया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसे नहीं है। मैंने ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल मेरे सामने, मैंने ऐसे काफ़ी स्टूडेंट देखे हैं जो कि उन्होंने फर्स्ट ईयर से काम करना शुरू किया था और फाइनल ईयर तक अपने क्लिनिक पे काम कर रहे थे। इन द एंड उनको सही डायग्नोसिस का भी नहीं था पता। अच्छा। गाइडेंस सही हमेशा तब मिलती है जब आप डिजीज टू डिजीज, बुक टू बुक आप पढ़ते हो। जब तक आप वो चीजें फॉलो नहीं करोगे, बात आ गई थी कि गाइडेंस तब इम्प्लीमेंट होगी जब साइंटिफिक नॉलेज, एग्जैक्टली साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगी। आप 10 क्या 20 साल क्लिनिक पे काम करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इस चीज से। तो मैं हमेशा, मेरी इसमें ना राय थोड़ी मुख्तलिफ होती है इस चीज में। और हम भी जब पढ़ते थे, जब मैंने आपको बताया कि भाई मैंने 1.5 साल तक कोई सर्जरी नहीं की, उसके सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि भाई मैं सबसे पहले डायग्नोस करना सीख लूँ, पहले उस डिजीज के बारे में या एक सर्जरी के बारे में पहले नॉलेज तो हासिल कर लूँ ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैं सर्जरी में आ गया हूँ तो बस मुझे पहले दिन से भी सर्जरी करनी है, ये अलग चीज़ है, काफ़ी अलग चीज़ है। और एक दूसरी चीज़ भी आपने मुझसे की कि एक प्रैक्टिशनर होना और एमफिल पीएचडी सर्जरी में करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रैक्टिशनर इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड है, वो प्रैक्टिशनर भी रहा हूँ मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे क्लिनिक भी बैठे हैं, मैं एक प्रैक्टिशनर भी हूँ, साथ साथ में टीचिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी करता है। अच्छा सर, अब हम आएंगे इंटरनेशनल लाइसेंस पे। जैसे कुछ दिनों पहले साईं तुंजो साहब की आपने वीडियो देखी होगी, बच्चे उसके साथ बहुत सारे थे, गिफ्ट कुछ दे रहे थे, वो काफी लव करते हैं साईं के साथ। साईं एक दुआ मांग रहे थे कि आप दुबई जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए। तो बच्चों ने सुन तो लिया ये दुआ, बट उनको आई डोंट नो पता था या नहीं था कि वहाँ जाना कैसे, एक एज अ सर्जन, क्योंकि घूमने तो जा सकते हैं बट एज अ सर्जन वहाँ पे कैसे जाए। तो यहाँ पे अब बात आती है इंटरनेशनल लाइसेंस। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब वेटनरी के बच्चे इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में सुनते हैं ना, तो उनके जहन में कुछ चीज़ें पहले ही आ जाती हैं। बड़ी टेस्ट मुश्किल होगी, जाना बड़ा, आपने भी आई थिंक सुना होगा क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, तो पहले ही हमें ऐसे ही लगता है कि मतलब पता नहीं कौन सी बला है। एक तो रीज़न उसका ये भी होता है कि बच्चे बुक्स पर नहीं पढ़ते, पीपीटीज पढ़ते हैं, तो मैं भी उनको डिफिकल्ट लगता हूँ। अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है, इंटरनेशनल लाइसेंस लेना चाहता है एज अ सर्जन, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, गाइडेंस क्या होगी, आप टेस्ट कैसे देनी है? दूसरा, कौन से कंट्री में जाए जहाँ पे अच्छा सर्जन बन सकता है, अच्छी वहाँ पे सैलरी होगी और प्रोफेशन को वहाँ पे वैल्यू दी जाती है? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। देखें, अगर आप यंगस्टर्स में आए, सीनियर हमारे काफ़ी बाहर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम था हमारा डॉक्टर IH काठिया साहब का। उसको व्हाइट हाउस तक वो जाते थे, बिल्कुल रसाई थी वहाँ के साथ भी। एग्जैक्टली, वो वहाँ पे एनिमल्स उनके चेक करते थे, मगर उसके प्राउड है हमारे लिए और एग्जाम्पल है हमारे सिंध के लिए और हमारे यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्जाम्पल है। मसला यहाँ पे आता है कि बच्चे, जैसे अभी आपने खुद ही एक जवाब दे दिया, बल्कि हमारी जो डिस्कशन है वो इस चीज़ पे ही है, डायग्नोसिस पे और सर्जरी पे, दोनों चीज़ों पे। देखिए, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, इवन मैं मलेशिया में भी गया हूँ, यहाँ दुबई में भी मैंने देखा है, सऊदी अरब में भी मुझे ऑफर थी, वहाँ भी मैंने देखा था। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी टेस्ट दें, आपको टेस्ट डायरेक्ट सर्जरी का नहीं लेंगे। अच्छा, वो आपके 2 से 3 एग्जाम होते हैं, जैसे पहले अमेरिकन MLE है, उसके 2 से 3 एग्जाम होते हैं, उसके बाद ही वहाँ के आपका लाइसेंस होता है। उसके अलावा हमारे अभी काफी, हम ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें, देखो ना, हमारे यंगस्टर्स, अगर यंगस्टर्स, ये तो डॉक्टर काठियो का एग्जांपल हो गया है, ठीक है। हमारे काफ़ी हैं, डॉक्टर राशिद पीरजादा हैं, या काफ़ी ऐसे प्रैक्टिशनर हैं, शाहनी साहब हैं जो वहाँ पे कनाडा में मकी में वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मैं मलेशिया गया था अभी रिसेंटली, वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानी काम कर रहे थे डिफरेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स में। हमारे दुबई में काफ़ी
डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, मगर वहाँ के एग्ज़ाम्स का भी यही है, या अमेरिकन एग्ज़ाम्स का, या यूके के एग्ज़ाम का, कनाडा के एग्ज़ाम का, वहाँ पे भी वो सबसे पहले आपकी जो पहली जो होगी ना, वो आपकी बेसिक की एग्ज़ाम लेते हैं। आपको अपना बेसिक अच्छा करना होता है, उसके अलावा आपके सर्जरी का टेस्ट लेते हैं। अच्छा, सर्जरी में भी ऐसे वो नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरी जहाँ तक उनसे डिस्कशन हुई है, जहाँ तक मैंने देखा है, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको जाके कहेंगे कि अभी सर्जरी करो। वो आपके प्रोटोकॉल्स देखते हैं, आप सर्जरी कर रहे हैं, आपने ग्लव्स पहने हैं, आपने प्रिपरेशन कौन सी की है, उसके बाद आप कौन सी चीज़ को टच कर रहे हैं, ड्यूरिंग सर्जरी आप कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उस पे आपके माइनसेस होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने जो है आपने जल्दी से खोला और जल्दी से बंद कर लिया और आपको वो पास कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। वो पूरे प्रोटोकॉल को देखते हैं, अगर वो प्रोटोकॉल आपका सही है तो वो बिल्कुल सही जाते हैं कि वो प्रोफेशनल सर्जन है या नहीं है। नहीं है, अभी भी हमारे यंगस्टर यार बाहर जा रहे हैं। अभी हमारा एक 2K19 का स्टूडेंट था, उसने वो पार्ट 1 दिया था एग्जाम का, वो क्लियर भी कर गया है। उसके अलावा उसको किसी, मेरे ख्याल में उसको साउथ अफ्रीका में उस पहले पार्ट पे उसको ऑफर हो गया कि आप हमारे पास जी काम कर सकते हैं। तो उसने, हालांकि वो बेसिक एग्जाम दिया हुआ है, उस पर उसको काफ़ी ममालिक ने जो है उसको ऑफर की हुई है। ऐसे काफ़ी हमारे यंगस्टर्स हैं जो बाहर एमफिल करते हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो PhD करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, कुछ इटली में हैं, कुछ जर्मनी में हैं, वहाँ पे जाके काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप कोई भी चीज़ हो, किसी क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल हो, अगर आप वो मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला देता है। अच्छा, और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ पूछी थी कि 1 से 2 कंट्रीज जो आइडियल होने चाहिए, वहाँ जाना चाहिए एक वेटरनरी। देखो सारे तो देख, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं भी यही कहूँगा, सारे या तो अमेरिकन एग्जाम देने की कोशिश करते हैं या तो UK वाला देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे वैसे मनी इज एवरीथिंग। दुबई भी मेरे ख्याल से, हाँ, अगर आपने अमेरिकन एग्जाम पास किया हुआ है तो आपको दुनिया का हर मुल्क जो है आपको मंगवाएगा, और उसके सर्जन की तो ठीक ठाक सैलरी होती है। जैसा वो तो आप ऐसे समझें कि एक सैलरी से जो है आप ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छी गाड़ी खरीद कर सकते हैं एक महीने। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते सही बात सर। अच्छा सर, अब हम आते हैं कि प्रोफेशनल सर्जरी की तरफ। जैसे आपने अभी इंटरनेशनल लाइसेंस की बात की, तो वहाँ देखा जाता है, प्रोटोकॉल्स वगैरह चेक किए जाते हैं। यहाँ पे जब हम बच्चे नए नए सीखते हैं चीज़ें, जब क्लिनिक्स पे आते हैं, तो आपने यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि वो इथिकल ट्रीटमेंट नहीं करते उस हिसाब से। एनिमल का कैसे ख्याल करना है, अगर सर्जरी के लिए उसके पास अपने पास रख रहे हैं तो फीड टाइम पे देनी है या पानी, कुछ भी ख्याल नहीं रखते। ये हो गई इथिकल ट्रीटमेंट, और वो एज सच प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करते। तो ये कितने ज़रूरी है और एक सर्जन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उनकी? देखिए ना, आपने बात की है अभी स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स होता है वो गलती करता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। देखो ना, हम उनको डायरेक्ट जो है वो अलो नहीं करते कि आप जो है ये सारे काम करो। देखो उनका एक प्रोटोकॉल आता है, एक चीज़ आती है। हम जैसे एक प्रोग्राम बीच में रन कर रहे थे, ट्रैप न्यूटर वैक्सीन एंड रिलीज का, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था कि सिंध गवर्नमेंट का भी ये था, ऑब्जेक्ट था बीच में, कि वो स्ट्रे डॉग्स को ट्रैप करके उनको न्यूटर करके उनको उसके बाद वैक्सीन करके उसको रिलीज कर रहे थे, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये यहाँ का प्रैक्टिस नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी, हाँ, बाकी जो सीखने की आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट को हम कभी भी डायरेक्ट जो है एनिमल इस तरह से नहीं देते हैं कि आप उनका ट्रीटमेंट करो, या 4th ईयर के या फाइनल ईयर के। उनको सबसे पहले उनकी हैंडलिंग सिखाते हैं, या उनको जो है स्किन पे स्विचरिंग वगैरह सिखाते हैं, उनका प्रोटोकॉल सिखाते हैं, उनकी फीडिंग के बारे में इस तरह की नॉलेज वगैरह देते हैं। उसके बाद ही जब वो हमारे पास एमफिल में आता है या अंडर ग्रेजुएट के भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एमफिल के डॉक्टर्स होते हैं, हमारे पास अगर कोई एनिमल आके एडमिट होता है उसके अंडर छोड़ते हैं, ताकि वो उनकी मैनेजमेंट, उनका खाना पीना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर, ये सारी चीज़ें सीख सके। उसके बाद ही वो सारा चीज़ कर सके। प्रोटोकॉल को और एथिकल ट्रीटमेंट को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने तो जस्ट स्टूडेंट का नाम लिया, पर बहुत सारे सर्जन भी जो है ना उसको सच फॉलो नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखा, आपकी ऑब्जर्वेशन और में नोट सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे होते हैं जहाँ पे फिर नहीं, अगर आप ये सर्जन नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हो, ये माल प्रैक्टिशनर्स काफ़ी हैं। अच्छा। जो कि DVM भी नहीं है, जो कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये प्रैक्टिशनर हैं, DVM है और ये जो है ये इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ। आप देखें ना, गांव के इलाकों में या काफ़ी ऐसे इलाकों में मैंने नोट किया है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते काफ़ी लोग। इवन आपके बड़े शहर में भी ऐसे ही है, काफ़ी लोग डॉक्टर नहीं होते, वो अपने आप के नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, और इससे ये होता है कि ख्वारी होती है डॉक्टर्स की। एक डॉक्टर जो होगा, जो जिसने DVM किया हुआ होगा, खासकर जिसने MPhil सर्जरी में की होगी या जिसने PhD सर्जरी में की होगी,
वो कभी भी आपको माल प्रैक्टिस करते हुए नहीं मिलेगा। वो कभी भी आपको जो है वो हमेशा प्रोटोकॉल को पहली तरजीह देगा। आप मुझसे, मैं शर्तन कह सकता हूँ कि आप मुझसे कोई भी सर्जन का नाम नहीं ले सकते जिसकी सही मानाओं में सर्जरी में डिग्री और वो माल प्रैक्टिस करता है, कोई भी नहीं है। इवन सिंध में तो कोई भी नहीं है, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये कह सकते हैं कि लार्ज एनिमल्स का जो है हम फील्ड कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं। देखो वो हमारी मजबूरी है फील्ड कंडीशन में काम करना, अवेलेबल नहीं होती, एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं होती है, तो काफ़ी चीज़ों का फुकदान है हमारे पास। तो इसलिए वो फील्ड कंडीशन में ना सिर्फ हमारे पास, दुनिया में हर जगह पे जो है इस तरह का काम किया जाता है, फील्ड कंडीशन में काम किया जाता है। दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल। अच्छा सर, अब मैं बात करूँगा प्रोफेशन, सर्जरी प्रोफेशन या वेटनरी प्रोफेशन, जहाँ इसको हम ओवरऑल वेटनरी प्रोफेशन जस्ट सर्जरी कर तक नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत सारे सुबह से सर्जरी कर रहे हैं यहाँ बैठ के तो मैं भी ये सोच रहा हूँ सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ना, क्योंकि वेटनरी में आना चाहते हैं। हाँ। तो हमारे एक दोस्त हैं फैसल सागी, आपके स्टूडेंट हैं जी जी। तो वो हमें एक बात बताते हैं कि हमारे पास एक जो है वो लड़का जो है वो गया रिश्ते के लिए किसी लड़की के पास, तो उसके घर वाले उससे पहले पूछा कि क्या करते हो, तो उस लड़के ने बोला कि मैं जो है वो डॉक्टर हूँ। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे लड़की वाले कि वाह भाई वाह, डॉक्टर है, अच्छा रिश्ता है। फिर उसके बाद बताते हैं, उन्होंने पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, फिर उन्होंने जब यूनिवर्सिटी का नाम बताया तो मतलब वो समझ गए कि वेटनरी डॉक्टर है। तो उन्होंने फिर उसका जो रिप्लाई है वो ये दिया, अच्छा भैंस और बकरी का आई डोंट नो व्हाई, बट लोग एज सच वेटनरियंस को इतनी इज्जत क्यों नहीं देते, क्योंकि जितनी मेडिकल सालों को देते हैं, क्योंकि हालांकि वेटनरी फील्ड ज़्यादा मुश्किल है जितनी मेडिकल की फील्ड है। तो ओवरऑल वेटनरी का इसको कैसे देखते हैं, और क्या सच में अब वेटनरियन को इतनी इज्जत देनी चाहिए अगर इतना प्रोफेशन हमारे पास डिफिकल्ट है? तो देखिए ना, इसमें आपने एक लतीफ़ा सुनाया कि जो है असल में ये जो आप बातें कर रहे हैं ये वाकई पहले दौर में ऐसे होती थी। ठीक है, इवन जब मैं भी पढ़ता था किसी को बताता था कि आज भी कभी कभी इस तरह से होता है कि हम किसी को बताते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम है, तो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, वो दिखाते हैं यार मुझे यहाँ में अल्सर होना शुरू हो गया है, या मेरे पेट में दर्द होता है, तो मैं क्या करूँ। तो फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई हम वेटनेरियन है, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो आपकी बात सही है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि इतनी इज्जत यहाँ पे नहीं है, यहाँ लोग इस तरह से नहीं देखते हैं वेटनेरियन को। ये हमारे मुआशरे में अभी काफी शौर आ गया है। अच्छा। काफी शौर आ गया है, मगर आप एडवांस कंट्रीज को देखोगे वहां पे वेटनेरियंस चाव में वो लोग एनिमल्स की रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है वहां पे। वो है, मैं तो यहाँ पे भी कहता हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील सो मच प्राउड। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा फाइनल ईयर तक कोई भी इरादा नहीं था, मगर जब मैंने इस फील्ड की डेप्थ देखी तो मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे यही फील्ड चुनना है और यही काम करना है। तो वेटनेरियन का अपने हिसाब से एक चार्म तो है। अभी भी आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीट्स काफी हाईएस्ट गई हैं, डीवीएम की काफी हाईएस्ट गई हैं, और ये काफी ग्रो कर रहा है। जब से ये स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस ने ग्रो करना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह लार्ज एनिमल इक्वाइन के साथ साथ स्मॉल ने भी काफी बहुत ज्यादा ग्रो किया है। बहुत ज्यादा स्कोप है सर, बहुत ज्यादा है। देखो ना, आपकी खुद मुख्तियारी है, मेडिकल वालों का ज्यादा है। देखो मेडिकल भी देखो ना, वो खुद मुख्तियार है। मैं इसको कभी भी कंपेयर नहीं करता, दोनों खुद मुख्तियार है। कंपैरिजन लोग करते थे ना, उसके नॉन टेक्निकल बंदा इस दौर में सही नहीं है। अच्छा, नॉन टेक्निकल बंदा, अगर आप कोई भी फील्ड उठा दें, अगर नॉन टेक्निकल बंदा है वो नुकसान में जाएगा। अच्छा, ये आपकी वेटनेरियन, वो आपकी मेडिकल साइड हो, ह्यूमन प्रैक्टिस हो या वेटनरी प्रैक्टिस हो, सर ये आपकी जो है ये टेक्निकल जॉब है। देखिए ना, आपने डीवीएम किया, आपको प्रैक्टिस आ गई, आप किसी भी क्लिनिक पे, अगर आपको कोई क्लिनिक नहीं रखेगा, आप अपना लाइसेंस है आपके पास, आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं। देखो खुद मुख्तियार है, प्रोफेशनल डिग्री, एग्जैक्टली प्रोफेशनल, आप एक अथॉरिटी है सर। देखो ना, आप ठीक ठाक अथॉरिटी हैं, आप मजाक नहीं है। अच्छा सर, तो इसकी तो ठीक ठाक वैल्यू है अपनी जगह पे। एक और क्वेश्चन, पॉडकास्ट हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बट एक कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए, क्योंकि स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पूरी चीजें उनकी क्लियर। बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे पास एक, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वेटनरी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ओवरऑल पॉलिटिक्स कंट्री में क्या हो रहा है पूरी चीज़ों को देखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। और मेरा पर्सनल है जो इंटरेस्ट है वो कभी सर्जरी में नहीं रहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है और पॉलिटिक्स में। तो मैं इकोनॉमी को देखता हूँ। हमारे पास जो लड़के होते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सबको ये सिखाया जाता है कि अभी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, ये चीज़ें हैं। हालांकि मुझे बड़ा दुख होता है, मतलब ऐसे ऐसे लड़के देखता हूँ बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, अगर वो खुद प्राइवेट काम स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, अपनी अच्छी रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, बट वो उनके माइंडसेट जैसे ऐसे होता है कि वो वहाँ चले जाते हैं। क्लिनिक्स अगर कोई बंदा स्टार्ट करे, एक तो उसकी पर्सनल जो है वो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जब ज़्यादा अर्न करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो टैक्सेशन सिस्टम में बढ़ेगा और कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल ज़्यादा अच्छी। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं?
प्राइवेट क्लिनिक बढ़ानी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप है। अभी आप देखते हैं हैदराबाद या बड़े बड़े सिटीज़ में भी इतनी डेवलप नहीं है जितनी मेडिकल वालों की होती है। तो आप क्या स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे, क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का जो माइंड सेट है उसी तरफ जाना चाहिए या स्टेप लेना चाहिए? लेकिन आपके सवाल में 2-4 सवाल थे, ये एक सवाल नहीं था। हाँ, बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा। आपने शुरुआत यहाँ से की कि भाई एक बंदा यहाँ स्टूडेंट जो पढ़ रहा होता है वो ये सोच रहा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ जाना है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ जाना है, वो अगर पर्सनल क्लिनिक खोले तो क्या करे क्या नहीं करे। मेरे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और मैं उसका नाम भी लूँगा। अच्छा। डॉक्टर अबरार पीरजादा साहब। अच्छा, उसने ये आपके स्टूडेंट हैं? नहीं मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। अच्छा, बहुत, हाँ वो ऑलमोस्ट अभी अबाउट टू रिटायर होने वाले। कराची में उसकी प्रैक्टिस है। जी सर। आप यकीन करें मैं उसका जो है ना ठीक ठाक, मैंने उसको इस बात पे ना बड़ा फ़ैन हूँ उस बात पे। उसको जब उसने ग्रेजुएट किया था तो उसको ऑफर थी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर। अच्छा। वो पोजीशन होल्डर था। उसने कहा था कि मैं जो है गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ नहीं करूँगा, मैं अपनी पर्सनल क्लिनिक खोलूँगा और उस पर ही ग्रो करूँगा। जैसे आपने बिजनेस का हवाला दिया था, देखे ना, अगर वो कोई बंदा पर्सनल क्लिनिक खोलता है और वो खुद डॉक्टर है, हाँ। आप यकीन माने वो किंग है फिर। अच्छा। वो ठीक ठाक किंग है। आप देखें अभी डॉक्टर अबरार का ठीक ठाक नाम है कराची में, वो बड़ा अच्छा प्रैक्टिशनर है वहाँ पे। और देखें उसकी एक, अभी आजकल के बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जैसे आपने बताया कि वो जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं, और ये भी बताया कि हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो जो उनमें एबिलिटीज हैं वो काम नहीं करते। मैं आपको इस चीज़ पे सेकंड करूंगा बिल्कुल। मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बस, मेरे काफ़ी ऐसे क्लास फेलोज भी ऐसे थे मैंने देखे। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं इनको देखता हूँ कि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो बड़े अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो बड़े अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। फिर इन द एंड देखता हूँ कि वो कोई ऐसा डिसीजन कर बैठते हैं जो गायब हो जाते हैं। मतलब इतने अच्छे ज़हीन मैंने दिमाग देखे हैं जो आगे मैंने उनको देखा है कि उनके गलत डिसीजन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, अगर वो अपने प्रोफेशन के साथ सच्चे हैं और अगर वो कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं, मैं उनको हमेशा सेकंड करता हूँ। और उनका अच्छा डिसीजन उनको कामयाब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि ऐसे अगर आपके पास गवर्नमेंट की जॉब है तो आप कामयाब हैं। से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। देखिए आप बिजनेस करें, आप वेटनरी का ही बिजनेस करें, आप लाइव स्टॉक फार्म्स की तरफ चले जाएं, आप प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ चले जाएं, आप मेडिसिन कंपनीज की तरफ चले जाएं। आपके पास बेतहाशा सर, आपके पास जॉब है, आपके पास दिमाग है, आपके पास वे है। आप उस वे के साथ ही आगे जा सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखो मेरी यहाँ पे मेरी क्लिनिक है, अभी मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से तो नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि तो आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे, वो इंटरेस्ट है मेरा। ठीक है, मैंने रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कितना कमाते हैं, तो मैंने कहा कि मैं इतना कमाता हूँ प्राइवेट प्रैक्टिस से। तो उन्होंने कहा कि फिर तो आपको इतना तो हम आपको ऑफर नहीं कर सकते इस जॉब, टीचिंग के जॉब से। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैंने कभी भी जो है टीचिंग पैसों के लिए, हाँ मैंने पैसों के लिए कभी भी टीचिंग नहीं किया है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने रेस्पेक्ट के लिए किया है। ठीक है, बाकी बिजनेस अल्लाह का शुक्र है, मेरे अलग बिजनेस और भी होंगे, हर बंदा बिजनेस कर सकता है। मगर ये वेटरनरी शोबा जो है ना, ये एक लव का नाम है, मोहब्बत का नाम है। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे आप। अच्छा सर, अब कुछ दो लास्ट क्वेश्चंस मेरे, क्योंकि सीरियस पॉडकास्ट हो गया तो कुछ मजाकिया क्वेश्चन होने चाहिए। आप हमें अमूमन क्लास में बता देते हैं कि फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसमें दूसरों का एग्जाम्पल तो नहीं देते, अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में और मैंने उनको ओवरकम किया है और फिर अभी इस मुकाम पे इस हिसाब से पहुँचे। तो जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं अपनी लाइफ में और अभी तक मतलब यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर्स में तकरीबन और सोच रहे हैं कि भाई हमने पढ़ा नहीं, उनके लिए एज अ मोटिवेशनल मैसेज क्या होगा आपके? देखो ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि लेट कभी भी नहीं है, कौन सा भी टाइम हो। देखो मैंने आपको क्या कहा कि मैंने एक ही दफ़ा इंजेक्शन लगाया था अपने पूरे ग्रेजुएशन में। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है आज सर्जन हूँ, लेकिन अल्लाह के बहुत एहसान है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है सर, एक खलील जिब्रान, आपने फेलियरिटी की बात की, खलील जिब्रान का एक शायर है डिफीट। वो कहता है कि डिफीट इज़ अ प्रूफ दैट यू फॉट। आप लड़ोगे तो हारोगे ना सर, अगर आप लड़ोगे ही नहीं होगे तो हारेगा कैसे? तो ये कोई मसला नहीं है। फेलियरिटी एक दफ़ा दो दफ़ा अगर आप अपने विल पे कायम है तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। यस सर। अच्छा सर, आप एक अच्छे टीचर भी हैं। मुझे नहीं पता ये ऑन द कैमरा क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं।
आप अमूमन क्लास में जो बच्चे बेचारे थोड़े से रिलेशनशिप में होते हैं उनको टारगेट करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या था? यहाँ तो आप खुद यूनिवर्सिटी में सिंगल हैं या आपका ये रीजन है कि वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा फोकस करें और इन चीजों की तरफ ना जाए? मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज। नहीं, ये क्लास में एक टीचिंग की हद तक है और ये मजाक की हद तक है। इसमें कोई भी, हर इंसान की अपनी जिंदगी, मैं कहता हूँ कि बच्चा मजाक की हद तक है, बच्चा एंजॉय करे, ठीक है। तो मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट को पर्सनली इस चीज पे कभी भी टार्चर नहीं किया है मैंने। तो मैं उसके साथ ऐसे गप्पे लगा लेता हूँ थोड़े से, तो वो भी खुश हो जाता है बेचारा। लास्ट क्वेश्चन मेरा, वैसे आपने ये नहीं बताया कि आप सिंगल हैं, नहीं मैं नहीं पूछना चाहता, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब एनिमल्स लेके आते हैं यहाँ पे क्लिनिक्स पे लोग, तो आपको पता है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब आई डोंट नो उनका क्या उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप होता है। और ये वो वाली बात होती है ना मीम, जो मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। तो क्या ऐसे जब केसेस आते हैं तो सर्जन को उस टाइम क्या मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लोग तंग भी करते हैं ना? देखिए ना, केसेस आपके पास कोई भी केस आ सकता है। तो एक केस का भी हमेशा जिक्र करता हूँ कि वो नाराज होने वाला केस, ठीक है। तो जो बंदा अपने पास डॉग या कैट रखता है ना, वो जितना वो उसको ऑब्जर्व करता है, आप यकीन माने एक डॉक्टर उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता जितना उसके साथ उसके बहुत ज़्यादा इमोशंस अटैच, बहुत ही ज़्यादा। इवन एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, वहाँ पे ये था कि 70% ऑनर्स को लग रहा होता है कि उनके जो कैट्स हैं उनके दिमाग को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग बेचारे अकेले रह रहे होते हैं, वो इन एनिमल्स के साथ, डॉग के साथ, कैट के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, तो उनको उसकी उतनी ही ज़्यादा फिक्र है। काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि भाई जो ह्यूमन प्रैक्टिस है वो तो अगर खुदा न खासा इंसान को कुछ हो गया तो वो खतरे में है, और एनिमल्स वालों को कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। जो पेट ओनर्स होते हैं उनके लिए उनका पेट जो है वो उनके फैमिली मेंबर की तरह होता है, उनके बच्चे की तरह होता है, वो उनको समझ रहा होता है। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा हमारे पास महंगे भी होते हैं, जैसे हॉर्सेस हो गए। और देखिए, महंगा होना एक अलग चीज है, अटैचमेंट होना एक अलग चीज है। अटैचमेंट होना की इंपॉर्टेंस अलग है। एग्जैक्टली, अटैचमेंट होना वो महंगाई से भी ज्यादा है। हमारे पास ऑनर्स कैट लेके आते हैं या डॉग लेके आते हैं यहाँ इस क्लिनिक पे, आप यकीन माने वो कहते हैं कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। इवन ऐसे भी ऑनर्स आते हैं जिनको कोई मेडिसिन ऐसी होती है जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। हम कहते हैं कि यार ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नाम लिख के दो, हम बाहर से मंगवा दें। आप यकीन माने अपने सोर्सेज लगा के वो बंदे बाहर से वो मेडिसिन मंगा रहे होते हैं। तो ये उनका लव है, एफिलिएशन है उनके साथ। अगर कोई ऐसा समझे कि भाई वेटनेरियन एक आसान सांचे में, तो ऐसा कभी भी नहीं है। वो उसके लिए उतना ही जान इसलिए इम्पोर्टेंट है जितना ह्यूमन के डॉक्टर के लिए ह्यूमन की जान इसलिए है। सर लास्ट में जो वेटनेरियन बनना चाहते हैं या अभी सर्जरी सीख रहे हैं, लास्ट में आपका मैसेज क्या होगा अपनी भाई? पूरी जर्नी पे? देखिए, अगर आप वेटनेरियन बनना चाहते हैं और अगर आपको शौक है कि मैं वेटनेरियन बनूं, तो भाई ये एक बहुत ही अजीम पेशा है। आप यू आर द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। आप जो है एक बेजुबानों की आवाज़ है, उनका इलाज करें। ये मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको, आपके चाहते हुए या ना चाहते हुए, अल्लाह ताला ने आपको ये फील्ड दी है और इसकी कदर करें। और आप यकीन माने जितना इस चीज़ में सुकून है ना, आप सच्चाई के साथ काम करें, इस बेजुबानों का काम करें, जितना इस चीज़ में सुकून है इतना किसी भी चीज़ में सुकून नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा बहुत ही मज़ा है इसमें। अगर कोई बच्चा वेटनेरियन को एज ए फील्ड उठाता है, आप यकीन माने, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट वो होगी, लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, कभी बुरे भी होंगे, मगर आप डाइवर्सिटी बहुत देखेंगे अपने लाइफ में और आप खुश गुजारेंगे। मैं तो यही कहूँगा, प्रैक्टिशनर हमेशा आपको खुशी मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें लाइफ में देख रहा होता है। सर वो किसी की लाइफ बचाता है तो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे पास यहाँ पे ऑनर्स आते हैं, ऐसी कंडीशन में लेके आते हैं, किसी का केट है, डॉग है, सर्जरी का केस कोई पायोमेट्रा में लेके आया गया, कोई जीडीवी में लेके आ गया, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट में लेके आ गया, किसी रेस्पायर्ड इशू में अगर कोई लेके आ गया हमारे पास, तो सही डायग्नोसिस के बाद जब वो ठीक हो जाता है, आप यकीन माने बहुत ज़्यादा दुआएं देता है हमें और गिफ्ट भी बड़े अच्छे अच्छे हमें करता है। बिल्कुल, तो ये एफिलिएशन है और वो भी ऑनर्स भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा लव करते हैं इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा।